ओके, जीएसटी में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जीएसटी, एसजीएसटी, टीजीएसटी, आईजीएसटी, ये 4 कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमें कब करवाना है, कितनी तरह के डीलर होते हैं, जिसमें आता है अनरजिस्टर्ड डीलर, कंपोजिट डीलर और रेगुलर डीलर। ओके, और इसके बाद हमने बात की थी टैक्स इनवॉइस के बारे में। ठीक है, टैक्स इनवॉइस। तो देखिए, टैक्स इनवॉइस हमने भी कल देख लिया था कि टैक्स इनवॉइस बेसिकली जब भी कोई डीलर किसी को सामान बेचेगा तो वो टैक्स इनवॉइस उसको इशू करेगा। और टैक्स इनवॉइस में बेसिकली सामान का नाम यानी डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने का सामान वो बेच रहा है, प्लस उसमें कौन सा टैक्स वो चार्ज कर रहा है, ये सारी बातें उसको टैक्स इनवॉइस में मेंशन करनी होगी। इसके अलावा हमने बेनिफिट्स के बारे में कल पढ़ लिया था कि जीएसटी के डिफरेंट लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, यानी व्यापार में ट्रेड के लिए क्या बेनिफिट है, कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है, इसके अलावा गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट मिलना है। और नीचे के एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे अभी जीएसटी आने के पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, और जीएसटी के आने के बाद जो है कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो ये आई थिंक हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अगला जो शीट है उसको मैं खोलता हूँ। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो नेक्स्ट हमें इसके बारे में जान लेना है। ओके, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे क्या बोलते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है, जीएसटी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कल मैंने ये पढ़ लिए थे कि नहीं, या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट मैंने बता तो दिया था वैसे आप लोग को। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या शर्त है बेसिकली। तो जीएसटी इज पेबल बाय एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस, लायबिलिटी टू पे टैक्स व्हेन द टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल पर्सन क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख। तो यहाँ पे 20 लाख बोल्ड में लिखा हुआ है, और यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। तो जब किसी का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द आता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है उसको आपको क्लियर रहना है। टर्नओवर का मतलब होता है यहाँ पे टोटल सेल, यानी पूरे साल की सेल को आप जोड़ लीजिए। अगर वो पूरे साल की सेल जोड़ करके 20 लाख से ऊपर चली जाती है तो यहाँ हमें जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। In certain specified states, the taxable person is liable to pay GST even though he is not crossed the threshold limit. अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस नहीं भी होती है तो भी उन्हें अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इंक्लूड स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये सब जो आप स्टेट देख रहे हैं ये सब पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं ये सब। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है, प्लस हिमाचल प्रदेश है, प्लस उत्तराखंड है। ठीक है, ये उत्तर के स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके बारे में जीएसटी में क्या कहा गया है कि यहाँ के जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जब उनका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो जाएगा तो उनको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो यहाँ दो बातें निकल के आती हैं। फॉर ऑल इंडिया यानी पूरी इंडिया के लिए एक नियम है, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है उनके लिए नियम थोड़ा सा चेंज है। तो फॉर ऑल ओवर इंडिया जो नियम है वो क्या है, सिंपल सा नियम है, जब टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाएगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आते हैं जो ऊपर यहाँ नाम मेंशन्ड है इन्हीं को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे जो लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 10 लाख, यानी 10 लाख से ऊपर हो जाएगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। राइट। अब जीएसटी में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप आ जाएंगे किस स्कीम के अंतर्गत, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, टैक्स पेयर विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़। अब यहाँ पे जो फिगर दिख रही है इसको ध्यान से आपको समझ लेना है कि 20 लाख से ऊपर जैसे ही टर्नओवर हुआ था तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया 20 लाख से ऊपर। 20 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है तो आप किस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। ओके, शैल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम के अंतर्गत होगा क्या, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन टू पे इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम
ऑन कैलकुलेटेड एट सच रेट नॉट लेस देन 0.5%। तो ऐसे डीलर को जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो किस तरीके से करनी है, तो जितना भी इनका एनुअल टर्नओवर होता है, यानी कि इनका टर्नओवर जाहिर सी बात है 20 लाख से ऊपर होगा और 1.5 करोड़ से के नीचे होगा, तो इनका जितना भी टर्नओवर, सपोज करिए पूरे साल में इनका टर्नओवर 20 लाख होता है, 30 लाख होता है, 40 लाख होता है फॉर एग्जांपल, तो इनको टैक्स कितना देना है, तो इनको जो टैक्स देना है वो 0 यानी टोटल जो टर्नओवर है उसका 0.5% से कम नहीं देना, यानी 0.5% से ऊपर इनको टैक्स की पेमेंट करनी होगी। 1% जो रखा गया है वो किस केस में है, मैन्युफैक्चरर के केस में, और 2.5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सेक्टर ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अलग अलग सेक्टर के केस में अलग अलग टैक्स का रेट है, लेकिन ये बहुत नॉमिनल सा रेट होता है, 0.5%, 0.5 से लेकर के 2.5 के बीच में यहाँ पे रेट है, ठीक है। A composite dealer shall not charge any tax on supplies made by him, nor shall be entitled to get any input tax credit। तो कल मैंने इसके बारे में एक बार बात भी की थी, कंपोजिशन स्कीम के बारे में मैंने आपको समझाया भी था कि कंपोजिट डीलर जो होता है वो अगर सामान खरीदता है किसी रेगुलर डीलर से तो नो डाउट कि उसको जो सामान मिलेगा वो टैक्स लगा के मिलेगा, लेकिन इस व्यक्ति को गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप टैक्स लगा के नहीं बेचेंगे, तो ये करेगा क्या, तो ये जो टैक्स का पैसा है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा इसको इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलना है, ठीक है, इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट इसको नहीं मिलना है, तो ये जो टैक्स लगा करके इसने सामान खरीदा है उस टैक्स के पैसे को क्या करेगा, अपनी परचेस कॉस्ट में ऐड कर लेगा, प्रॉफिट मार्जिन लगाएगा और सामान को बेच देगा, और बेचने के बाद जो टोटल सेल होगी इसकी उसके ऊपर 0.5% के रूप में टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देगा। तो इसका सिंपल सा नियम है, ठीक है। However, this scheme is optional and a dealer can may charge tax on supplies and can claim input credit। अब ये जो नियम है ये ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज करिए आपका जो एनुअल टर्नओवर है 20 लाख से ऊपर हो गया, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो आप चाहे तो कंपोजिशन स्कीम में रहिए और या तो फिर आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके उस पे ऑप्शनल है यहाँ पे कि आप चाहे तो इस स्कीम में रहिए, चाहे तो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाइए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच परमिशन शैल बी ग्रांटेड टू ए टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। हु इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम वो लोग नहीं ले सकते हैं जो सर्विसेज में डील करते हैं, ठीक है। हु मेक्स एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, और या फिर ऐसे गुड्स में डील करते हो जिस पे कंपोजिशन स्कीम लागू नहीं होती है, या फिर हु मेक्स एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेट के बाहर सप्लाई करता हो तो वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, इसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। Who makes any supply of goods through an electronic commerce operator who is required to get tax at source under section 56, और या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो लोग अपना सामान सेल करते हैं, ठीक है, वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते हैं। इसके अलावा हु इज मैन्युफैक्चरर, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो जहां तक हमने कल देख लिया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी बढ़ गया मैं आगे, कल मैंने इसके बारे में आपको क्लियर किया था कि ये कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रेगुलर पे, ठीक है। कंपोजिशन के बाद जो नेक्स्ट डीलर आते हैं वो होते हैं रेगुलर डीलर, ओके। आई थिंक ओके रेगुलर डीलर के बारे में, ओके चलिए रेगुलर डीलर के बारे में लग रहा है कि एक पेज मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट में बेसिकली 3 तरह के डीलर हैं। नंबर 1 अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर, ओके। सेकंड नंबर पे जो आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन डीलर, कंपोजिट डीलर, कंपोजिट डीलर, और तीसरे नंबर पे जो आते हैं उनको बोलते हैं रेगुलर डीलर, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है, जितने भी व्यापारी जो भी आप लोग देखते हैं, जो बिजनेसमैन कह सकते हैं आप या फिर जो व्यापारी होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, अनरजिस्टर्ड डीलर, कंपोजिट डीलर और रेगुलर डीलर। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये किस तरीके से बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर। तो अनरजिस्टर्ड डीलर का टर्नओवर कितना होगा, तो इनका जो टर्नओवर होगा 20 लाख से कम होगा, ओके।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिनका टर्नओवर लेस देन 20 लाख होता है, ठीक है, 20 लाख। तो जिसका भी टर्नओवर 20 लाख से कम है, गवर्नमेंट की नजर में वो कौन है? अनरजिस्टर्ड डीलर। अब ये जो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इनको कोई गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत है। तो ये बिजनेस किस तरीके से करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सपोज करिए कि कोई अनरजिस्टर्ड डीलर मार्केट से कोई सामान खरीदता है यानी परचेज करता है, ठीक है। अब सपोज इसने सामान खरीदा 1,000 रुपए का, तो जहां से भी ये सामान खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब छोटा डीलर। अब जाहिर सी बात है सामान खरीदने कहाँ जाएगा? किसी बड़े डीलर के पास जाएगा। बड़े डीलर मतलब कंपोजिट डीलर के पास जा सकता है या फिर रेगुलर डीलर के पास जा सकता है। तो अगर रेगुलर डीलर से सामान ये खरीद के लाता है तो ये बिना टैक्स के सामान नहीं बेचेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो परचेज हुई है 1,000 रुपए की, इस पे टैक्स भी लगा होगा। ओके, तो सपोज करते हैं जीएसटी लगा कितने परसेंट से? फॉर एग्जाम्पल 12% से इस पे क्या लग गई? जीएसटी। तो 1,000 रुपए का इंटू 12%, ओके, तो 120 रुपया। तो ये जो व्यक्ति है जिसने ये 1,000 रुपए का सामान खरीदा है, उसके ऊपर 120 रुपए का टैक्स है, तो इसको टोटल कितना पैसा पे करना पड़ा होगा इस सामान के लिए? तो इसको टोटल जो पैसा पे करना पड़ा होगा 1,000 रुपए और प्लस 120 रुपए, राइट, यानी 1,120 रुपए इसको पे करने पड़े होंगे। अब चूंकि ये अनरजिस्टर्ड डीलर, ये भी एक डीलर है, ये सामान किस लिए खरीदा? इसने मार्केट में फर्दर बेचने के लिए खरीदा। तो अब ये इसको सेल करने की बात करेगा, तो सेल, जाहिर सी बात है इसको अगर इतना कॉस्ट लगा है खरीदने में तो इतने में तो ये नहीं बेचेगा। तो सबसे पहले ये अपना परचेस कॉस्ट निकालेगा कि मुझे इसकी खरीद क्या पड़ी, परचेस कॉस्ट। अब चूंकि ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो ये जो टैक्स होता है यानी कि जो खरीदते समय जो टैक्स लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स। तो ये जो इनपुट टैक्स वाला पैसा है, ये दोबारा ये क्लेम नहीं कर सकता, इसको ये पैसा दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कौन है? अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो ऐसे केस में ये क्या करेगा? अपना ये जो 120 रुपया है ये अपनी कॉस्ट में जोड़ लेगा। तो ठीक है, तो 1,000 में 120 रुपया जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1,120 रुपया। तो इसको परचेज कॉस्ट यानी इस सामान को खरीदने में इसको कितना खर्चा हुआ? 1,120 रुपया इसको खर्च हो गया। अब ये क्या करेगा? इस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, यानी इस पे कुछ प्रॉफिट कमाएगा क्योंकि बिजनेसमैन है, ठीक है। तो सपोज करिए इसने अपना इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया 200 रुपया। 200 रुपया जोड़ने के बाद मार्केट में अब इस सामान की जो सेल प्राइस हो गई वो हो गई आपकी 1,120 रुपये और प्लस 200 रुपये, राइट, 1,120 रुपये और प्लस 200 रुपये। अब ये जो अनरजिस्टर्ड डीलर है मार्केट में इस सामान को 1,320 रुपए में बेच देगा। गवर्नमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को इसको फर्दर कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे इसकी कहानी हो जाती है खत्म। तो इस तरीके से अनरजिस्टर्ड डीलर जो है बिजनेस करता है, सामान खरीदता है, टैक्स लगा होता है तो उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ लेता है, प्रॉफिट मार्जिन लगाता है और मार्केट में सेल कर देता है, सिंपल। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट डीलर की। कंपोजिट डीलर किस तरीके से बिजनेस करता है? तो कंपोजिट डीलर जो होते हैं, सपोज ये हमारा कंपोजिट डीलर है, सपोज इसने मार्केट से सामान खरीदा 1,000 रुपए का ही एग्जांपल पकड़ते हैं कि सपोज 1,000 रुपए का इसने सामान खरीदा। सामान खरीदा तो जाहिर सी बात है इस पे जीएसटी लगी होगी, फॉर एग्जाम्पल 12% से। ओके, तो 12% से जीएसटी लग गई तो इस पे हो गया कितना? 120 रुपया, ठीक है। अब टोटल प्राइस इसको क्या पे करना पड़ा होगा? तो टोटल प्राइस हो जाएगा कितना? 1,120 रुपया। इतना जब इसने ये 1,000 रुपए का सामान खरीदा तो इसने टोटल कितना पैसा पे किया होगा? 1,120 रुपया। अब चूंकि ये कंपोजिट डीलर है, तो कंपोजिट डीलर को भी गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि आपको इनपुट टैक्स की कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, इनपुट टैक्स का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर इसको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो अगर इस व्यक्ति को ये इनपुट टैक्स वाला पैसा नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा? ये इसको अपने परचेज कॉस्ट में ऐड कर लेगा, ठीक है। तो इसकी जो परचेज कॉस्ट हो जाएगी, अब वो कितनी हो जाएगी? सेम 1,120 रुपए, राइट, 1,120 रुपए इसको परचेज कॉस्ट पड़ गई। अब चूंकि ये भी बिजनेसमैन है, ये भी मार्केट में फिर इस सामान को आगे फर्दर बेचेगा, तो पहले अपना क्या लगा लेगा इस पे? प्रॉफिट। तो सपोज करिए इसने फिर से अपना प्रॉफिट यही जोड़ लिया, 200 रुपए ये प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो मार्केट में इस सामान की अब सेल प्राइस हो जाएगी कितनी? तो 1,120 रुपए और प्लस 200 रुपए, राइट। तो ये इसकी मार्केट में सेल प्राइस हो गई, ठीक।
अब यहाँ पे आपको ध्यान समझना है कि अनरजिस्टर्ड डीलर और कंपोजिट डीलर में अंतर क्या है। तो देखिए अनरजिस्टर्ड डीलर को ये जो 1320 रुपए का इसने सामान बेचा है, इस पे इसको कोई टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करनी है। लेकिन अगर ये कंपोजिट डीलर है, ठीक है, सेल प्राइस इसकी भी है कितनी, 1320 रुपए। अब मार्केट में अगर इस सामान को ये बेचता है तो इस सेल के ऊपर इसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स का रेट 0.5% से लेकर 2.5% के बीच में है, ठीक है, जो कि कंपोजिट डीलर को पे करना है। तो ये जो 1320 रुपए है, तो इस पे ये गवर्नमेंट को क्या पे कर देगा, जीएसटी। ठीक है, टोटल टर्नओवर इसका यही है, टोटल सेल 1320 रुपए की हुई, इस पे सपोज करते हैं 0.5% इसका टैक्स लगता है, तो 0.5% ये टैक्स निकालेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा, यानी 6 रुपया 60 पैसा ये गवर्नमेंट को इसका टैक्स बना है और ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो आप देख सकते हैं कंपोजिट डीलर को बहुत ही नॉमिनल सा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, राइट। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलर डीलर की। अब ये रेगुलर डीलर कौन होता है, अच्छा कंपोजिट डीलर के बारे में मैंने लिखा नहीं, कंपोजिट डीलर कौन होते हैं, कंपोजिट डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर, ठीक है, 20 लाख से ज्यादा और 1.5 करोड़ से कम। ठीक है, यहाँ पे 20 ऐसे में लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 20 लाख और लेस देन 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़। इसके बीच में अगर इनका टैक्स है, ठीक है, 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1.5 करोड़ से कम है, तो ये किस स्कीम में आते हैं, कंपोजिट डीलर स्कीम में आते हैं, ठीक है, कंपोजिट स्कीम में आते हैं। और कंपोजिट जो डीलर होते हैं वो टैक्स की कैलकुलेशन उनकी कुछ इस तरीके से होती है। अब बात कर लेते हैं रेगुलर डीलर। तो रेगुलर डीलर आप समझ ही गए होंगे, जिनका एनुअल टर्नओवर कितना हो, ग्रेटर देन 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़। तो जिनका भी एनुअल टर्नओवर, रेगुलर डीलर वो होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता है, उनको हम रेगुलर डीलर कहते हैं, ठीक है। अब रेगुलर डीलर किस तरीके से बिजनेस करता है, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट किस तरीके से करता है, वो आपको मैंने वैसे कल समझाया था, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। कि सपोज ये रेगुलर डीलर सामान खरीदता है, यही 1000 रुपए का मान लेते हैं, और जहां से भी इसने सामान खरीदा इस पे क्या लग गई, जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल 12% के रेट से लग गई जीएसटी, तो 120 रुपया टैक्स हो गया, ठीक है। इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, ओके। अब टोटल इसको कितना पैसा पे करना पड़ गया, तो टोटल इसको 1120 रुपया पे करना पड़ गया। अब चूंकि ये डीलर है तो ये अपनी परचेस कॉस्ट निकालेगा कि मुझे इस सामान की खरीद में कितना खर्चा हुआ। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये रेगुलर डीलर है और इसको पता है कि ये वाला जो पैसा है 120 रुपया इनपुट टैक्स जो है, यानी परचेस करते समय जो इसने टैक्स की पेमेंट कर दी है, ये पैसा इसको बाद में ये क्लेम कर लेता है, यानी इसको बाद में वापस मिल जाता है। तो अगर ये पैसा इसको बाद में वापस मिल जाएगा, तो अब इसकी जो परचेस कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी रहेगी, 1000 रुपया, क्योंकि 120 रुपया तो इसको वापस मिल जाएगा। तो ये अपनी परचेस कॉस्ट क्या मानेगा, 1000 रुपया, राइट। अब इस 1000 रुपए पे क्योंकि ये डीलर है, मार्केट में सेल करेगा, तो सेल करने से पहले अपना प्रॉफिट जोड़ लेगा इसमें। तो इसने अपना प्रॉफिट फॉर एग्जांपल जोड़ा 200 रुपया, ओके। तो मार्केट में इस सामान की जो सेल प्राइस हो गई इस केस में वो कितनी हो गई, यानी 1000 और प्लस 200, ठीक है, यानी 1200 रुपए। यानी ये इस सामान को ये कितने बेच देगा मार्केट में, 1200 रुपए में। अब जब ये सामान को 1200 रुपए में बेचेगा तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप चूंकि रेगुलर डीलर हैं, तो आप बिना टैक्स लगाए इस सामान को नहीं बेचेंगे। तो ये इस पे फिर से क्या चार्ज कर देगा, जीएसटी। अब इस सामान पे 12% का रेट लग रहा है, तो ये 12% का इस पर टैक्स लगा देगा, ठीक है। तो 1200 का इंटू 12%, तो टैक्स लग गया कितना, 144 रुपया। तो जिसको भी ये सामान बेचेगा उससे टोटल कितना पैसा लेगा, तो इससे ये जो टोटल लेगा 1200 और प्लस 144 रुपए, ठीक है, यानी 1344 रुपया ये उस व्यक्ति से कलेक्ट कर लेगा। अब चूंकि ये रेगुलर डीलर है तो इसको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, जैसे कि ये कंपोजिट डीलर था। तो कंपोजिट डीलर का हमने समझा था कि कंपोजिट डीलर जितनी भी सेल करेगा, यानी इसने 1320 रुपए की सेल की, उसके ऊपर 0.5% से इसने टैक्स की पेमेंट कर दी, ठीक है, 0.5% के रेट से इसने गवर्नमेंट को क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। अब चूंकि ये रेगुलर डीलर है, ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट किस तरीके से करनी है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए सिंपल सा एक नियम निकाला है कि आपका जो जीएसटी पेबल होगा, ठीक है, तो जीएसटी पेबल जो आपका होगा वो इक्वल टू
आउटपुट टैक्स और माइनस इनपुट टैक्स होगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट टैक्स और उसमें से आप क्या कर लीजिए माइनस इनपुट टैक्स, यानी आउटपुट में से अपना इनपुट आप माइनस कर लीजिए। तो देखिए ये जो है परचेज करते समय जो इस डीलर ने अपना टैक्स पे किया ये इसका इनपुट कहलाता है, और सेल करते समय जो इसने जिसको भी सामान बेचा है उससे जो टैक्स कलेक्ट किया है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जीएसटी के रूप में इनको कितना टैक्स पे करना है, तो जितना इनका आउटपुट है उसमें से इनपुट वाला पैसा क्या करेंगे ये माइनस कर लेंगे। तो आउटपुट का पैसा कितना है 1344, 1344, और इनपुट वाला पैसा कितना है 120 रुपए। तो फाइनल कैलकुलेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1344 और माइनस 120 रुपए, ठीक है। तो फाइनली इसको जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो कितना देना है 1224 रुपए, ठीक है। फिर से एक बार कहानी समझते हैं, यहाँ अनरजिस्टर्ड डीलर था, इसको गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। ये कंपोजिट डीलर था, नॉमिनल सा टैक्स इसको पे करना है, और ये रेगुलर डीलर है, इसको कितना टैक्स पे करना है 1224 रुपए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीलर के हिसाब से टैक्स का जो है हिसाब अलग अलग होता है, ठीक। और दूसरी बात, ये 1224 नहीं आएगा, कुछ मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, माइनस 120, अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे सॉरी सॉरी 1344 रुपए क्यों माइनस कर रहे हैं, 144 रुपए टैक्स बना है, आउटपुट टैक्स कितना है 144 रुपए, ठीक है, 24 रुपए इसको टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अनरजिस्टर्ड डीलर, कंपोजिट डीलर और ये रेगुलर डीलर। इस तरीके से इनको अपना जो ट्रेड है, अपना बिजनेस जो इस तरीके से ऑपरेट करना है और टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करते रहनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी ये जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है कि 20 लाख से ऊपर जैसे ही टर्नओवर जाएगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तो उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि कब तक, ऐसा नहीं कि आज आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया है, अब 5 साल बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएं, ऐसा नहीं। टाइम लिमिट है, रजिस्ट्रेशन शुड बी टेकन विद इन 30 डेज। कितने दिन में, 20 लाख से टर्नओवर आपका ऊपर चला गया है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फॉर्म है वो है जीएसटी REG 01। इसी फॉर्म से जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। From the date on which a person become liable to registration, the effective date of registration shall be date of his liability for registration. पेन इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है आपका पेन नंबर, यानी पेन नंबर का होना जरूरी है, बिना पेन नंबर के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पे अगर आप भारत के नागरिक हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास पेन नंबर होगा, लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसके पास पेन नंबर नहीं होगा, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। A person having multiple business vertical in a state can obtain separate registration. अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, बिजनेस वर्टिकल का मतलब क्या होता है। बिजनेस वर्टिकल का मतलब होता है दो अलग अलग तरीका का बिजनेस है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आपका दो अलग अलग तरीके का बिजनेस है। सपोज करिए आप आईटी सेक्टर में भी डील करते हैं और फिर रेडीमेड गारमेंट में भी डील करते हैं, तो ये दो अलग अलग तरह के बिजनेस वर्टिकल हो गए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वर्टिकल्स के लिए अलग अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। Every person who is liable to take registration will have to get registered separately for each of the state. अब यहाँ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस अगर अलग अलग स्टेट में चलता है, ठीक है, तो आपको हर स्टेट के लिए अपना एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एयरटेल है, अब एयरटेल की कंपनी, एयरटेल का जो सिम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेल होता है, यानी उनका बिजनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो उनको अब अपने जो सिम है, ठीक है, अपनी जो कंपनी है उसके अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। वेयर ही हैज ए बिजनेस ऑपरेशन एंड इज लायबल टू पे जीएसटी, देयर इज नो ऑप्शन टू टेक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक रजिस्ट्रेशन ले करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस कर पाए, तो अलग अलग स्टेट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। There is no requirement to obtain separate registration for each vertical if the taxable person has different business vertical in one state. और एक और पॉइंट है कि अगर आपका मान लीजिए अलग अलग वर्टिकल में बिजनेस है, ठीक है, और एक ही स्टेट में आप करते हैं तो एक ही रजिस्ट्रेशन काफी है। तो ये हो गया
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नो योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं कितने डिजिट का होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद आपको जीएसटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि 15 डिजिट का होगा। अब ये जो 15 डिजिट का नंबर होता है ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। अब इसमें जो पूरा 15 डिजिट का जो नंबर है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें 5 एलिमेंट होते हैं। नीचे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया है कि सबसे पहले जो 2 डिजिट होते हैं, ठीक है, 19, जैसे कि यहाँ पे 19 है, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं आपका स्टेट कोड। स्टेट कोड का मतलब कि आप किस स्टेट के डीलर है। ठीक है, जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ का कोड जो है वो है 09, और ये जो 19 है ये वेस्ट बंगाल का कोड है, राइट। तो ये पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, स्टेट कोड को इंडिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो 10 डिजिट होते हैं, ठीक है, पेन नंबर के ऊपर आधारित होते हैं, तो ये जो नेक्स्ट 10 डिजिट है वो आपका पेन नंबर बताते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सिंगल यहाँ पे नंबर देख रहे हैं ये एंटिटी कोड बताते हैं। एंटिटी कोड का मतलब होता है किस तरह का बिजनेस है, मतलब बिजनेस किस तरीके के बिजनेसमैन है आप। ठीक है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, क्या है, तो ये एंटिटी कोड आपको ये नंबर से आपको पता चलेगा। फिर एक उसके बाद एक अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, वो कोई कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर कोई नंबर भी हो सकता है, और लास्ट में एक चेक डिजिट होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करने के लिए। तो एक लास्ट में एक डिजिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चेक डिजिट। तो ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें टोटल 5 एलिमेंट होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीएसटी के कंपोनेंट के बारे में। और जीएसटी के कंपोनेंट वैसे हमने शुरू में पढ़ लिए थे कि 4 कंपोनेंट है बेसिकली यहाँ पे। एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, और एक है आईजीएसटी, और एक यूटीजीएसटी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कब, मान लीजिए 4 तरह के टैक्स हैं, तो कब कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, यानी जब सेल होगी या सप्लाई होगी तो कौन सा टैक्स चार्ज करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो मेन चीज है वो यही है कि आप प्रैक्टिकली मान लीजिए कि सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, परचेज सेल की टैली में एंट्री चढ़ाएंगे, तो परचेज कर रहे हैं तो कौन सा टैक्स चार्ज करना है, सेल कर रहे हैं तो कौन सा टैक्स चार्ज करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई सामान बेचा जाएगा, ठीक है, जब भी कोई सामान बेचा जाएगा तो वो 2 जगह है। या तो आप अपने लोकल में बेच रहे होंगे, यानी कि सपोज करिए आप उत्तर प्रदेश के डीलर हैं और आप बेच कहाँ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ही किसी डीलर को आप सामान बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो यानी कि अगर सप्लाई लोकल हो रही है, लोकल का मतलब अपने ही स्टेट में सप्लाई हो रही है, तो आपको जो 2 टैक्स लगाने हैं वो लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी। ठीक है, यानी कि सपोज करिए आप एक डीलर हैं, उत्तर प्रदेश में बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए गोरखपुर में रहते हैं और आपने कानपुर के किसी डीलर को आपने सामान बेचा, तो गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में आता है, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में आता है। तो इस केस में जब आप बिल बनाएंगे, सेल का बिल बनाएंगे, तो उसमें जो भी सामान बेचेंगे तो नीचे टैक्स चार्ज करेंगे। अब टैक्स में 2 तरह के टैक्स लगाएंगे, एक लगाएंगे सीजीएसटी और एक लगाएंगे एसजीएसटी। अब सवाल उठेगा रेट क्या लगाना है, तो रेट कमोडिटी के हिसाब से होता है कि आप किस सामान का बिजनेस करते हैं। तो हर जितने भी बिजनेस में जितनी भी कमोडिटी होती हैं उसके अलग अलग रेट होते हैं, तो जो भी रेट होगा, ठीक है, जो भी रेट होगा उसमें से आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। सपोज करिए कि उस कमोडिटी पे टैक्स का रेट है 12%, तो आप सीजीएसटी कितना लगाएंगे, आधा आधा, यानी 12 का आधा कितना हो गया 6%, और एसजीएसटी कितना लगा देंगे 6%। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज करिए आप उत्तर प्रदेश के डीलर हैं और सामान आप कहाँ बेच रहे हैं, दिल्ली में बेच रहे हैं, तो दिल्ली जाहिर सी बात है अलग जगह होगी, मतलब अपने स्टेट से बाहर चले गए आप। तो सामान अगर आपका स्टेट के बाहर आप बेच रहे हैं तो आप जो टैक्स लगाएंगे वो सिंगल लगाएंगे और उसको बोलेंगे आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब रेट कितना लगाना है, तो रेट आपको पूरा लगाना है, यानी कि 12% का अगर कमोडिटी पे रेट है तो आईजीएसटी सीधे रेट क्या चार्ज करेंगे, 12%। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि लोकल आउटसाइड, यानी कि 2 तरह की सेल होनी है, या तो आपने लोकल में बेच रहे होंगे यानी अपने ही स्टेट में अगर सामान बेच रहे हैं तो आपको 2 टैक्स लगाने हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। स्टेट के बाहर अगर आप सामान बेचते हैं तो आईजीएसटी। सेम चीज परचेज पे भी लागू होती है, अगर आप अपने ही स्टेट से सामान खरीद के लाए हैं तो आप बिल में देखेंगे तो 2 टैक्स लगे मिलेंगे आपको, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आप अपने स्टेट से बाहर से सामान खरीद के लाए होंगे तो जो आपको बिल मिलेगा उसमें आईजीएसटी लगा हुआ आपको मिलेगा।
ठीक है, तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो यही मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट लगाना है प्रैक्टिकली। ओके, आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो आगे ओके, तो आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है टाइम ऑफ सप्लाई की। ठीक है, कि कब मानेंगे कि सप्लाई हो चुकी है। टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे कि शुरू में हम लोग बात कर रहे थे कि जीएसटी जो है वो सप्लाई के ऊपर लगता है। जैसे पहले टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था सेल, और अब जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। यानी जैसे ही सप्लाई होगी तो टैक्स चार्ज होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कब हम ये मान लेंगे कि सप्लाई हो चुकी है, कब मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम आपके बने हुए हैं, गुड्स के केस में, और ये दूसरा कॉलम जो है वो सर्विस के केस में। तो पहले बात कर लेते हैं गुड्स के केस में। ठीक है, देखिए द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कब मान लिया जाएगा कि गुड सप्लाई हो चुका है। तो पहला केस है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, पहला जो क्लॉज है वो क्या लिखा है कि जिस दिन इनवॉइस बन जाएगा, यानी कि बिल बन जाएगा, उस दिन मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो चुकी है, और उस बिल पे आपको टैक्स लगा देना है। अगर लोकल बेच रहे हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर आप स्टेट के बाहर बेच रहे हो तो आईजीएसटी आपको उस पर चार्ज कर देना है। अब देखिए आगे शब्द लिखा है और का मतलब होता है या तो इनवॉइस बन गया हो, और या तो द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो जो लास्ट डेट है, अगर इनवॉइस उस तारीख तक नहीं बना है तो आप ये मान लेंगे कि सप्लाई हो चुकी है, क्योंकि डेट निकल गई, इसका मतलब सप्लाई हो गई है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इस पूरे पॉइंट को, ये जो पूरा दोनों पॉइंट लिखा है, उसका सिंपल सा एक मतलब अगर मैं निकाल के आपको बताऊं तो सिंपल सा मतलब है या तो बिल बन चुका हो, या तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट आपने रिसीव कर ली हो। फिर से समझिए, या तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी को सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो कब मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो गई। या तो आपने सामान बेचने के बाद बिल बना दिया हो, ठीक है, तो बिल बन गया तो आपको टैक्स लगाना है उसके ऊपर। तो एक तो ये केस हो गया, और दूसरा कि आपने सामान सप्लाई नहीं किया, यानी सामान अभी तक आपने उसको दिया नहीं है, लेकिन पेमेंट आपने रिसीव कर लिया है। तो अगर आपने पेमेंट रिसीव कर लिया है पहले ही, तो भी मान लिया जाएगा कि सामान की सप्लाई हो गई, और आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जीएसटी चार्ज कर देना है, यानी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा आपको पे करना है। यानी आपने सामान दिया हो चाहे नहीं दिया हो, पेमेंट रिसीव कर लिया, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को आपको पेबल है। दूसरा समझ लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। तो द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, नेमली। तो पहला केस तो वही है जो गुड्स के केस में था, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। यानी जिस दिन इनवॉइस बन गया उस दिन मान लेंगे कि सप्लाई हो गई है। If the invoice is issued within the prescribed period or the date of receipt of payment, whichever is earlier। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक साथ लिखे गए हैं कि या तो बिल बन चुका हो, या तो आपको उसके अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हो गई हो, तो उस दिन मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो गई है। Second है the date of provision of service if the invoice is not issued within the prescribed period or the date of receipt of the payment whichever is earlier। तो जो कि सर्विस के केस में प्रोविजन है कि 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर या तो इनवॉइस नहीं बना और 30 दिन का पीरियड निकल गया है तो मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी डू नॉट अप्लाई। ठीक है, अगर ये ए और बी दोनों, यानी कि बिल भी नहीं बना है, पेमेंट भी नहीं रिसीव हुई है, तो उस केस में कैसे मानेंगे कि सप्लाई हुई है कि नहीं। तो जो रेसिपिएंट है, यानी कि सर्विस जो रिसीव कर रहा है, अगर उसने अपनी बुक में दिखा दिया है कि हमें ये सर्विस रिसीव हुई है, ठीक है, हमें ये सर्विस रिसीव अगर उसने अपनी बुक में दिखा दिया है तो मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो चुकी है। तो यही है टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे एक चीज हमें मोटा मोटी जो क्लियर रखनी है वो ये कि सप्लाई कब मान ली जाएगी कि हो गई है, या तो बिल बन चुका हो, या तो उसके अगेंस्ट में पैसा रिसीव हो गया हो। ठीक है, उस दिन मान लेंगे कि सप्लाई हो गई है। ओके,
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हम सामान खरीदते हैं, परचेज करते समय जो टैक्स का पैसा हम पे करते हैं, वो पैसा जो हमें वापस रिफंड उसका क्लेम करते हैं, यानी आउटपुट में से उस पैसे को हम माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट किसको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट, मस्ट हैव ए टैक्स इनवॉइस और परचेज और डेबिट नोट इशूड बाय रजिस्टर्ड सप्लायर। जाहिर सी बात है कि आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो टैक्स इनवॉइस से खरीदा गया हो। राइट, टैक्स इनवॉइस से। टैक्स इनवॉइस का मतलब है ऐसा इनवॉइस जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया गया, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी आपके पास एक बिल हो, यानी जब आपने सामान खरीदा तो आपके पास बिल होना चाहिए जिसमें टैक्स लगा हुआ होना चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस का होना बहुत जरूरी है इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करने के लिए। दूसरा है शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि खाली आपके पास बिल हो, आपने वास्तव में गुड्स या सर्विस रिसीव की हो। ठीक है, यानी आपको वास्तव में गुड्स प्राप्त हुआ हो, या फिर जिस सर्विस के लिए आपका पास बिल है वो सर्विस आपको मिल जानी चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, टैक्स चार्ज ऑन परचेज हैज बीन डिपॉजिटेड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर इन कैश टू क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। अब देखिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस व्यक्ति से सामान खरीदा या सर्विस खरीदी है, ठीक है, उस व्यक्ति आपने टैक्स का पैसा उस व्यक्ति को दिया। सपोज करिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स बना, यानी 110 रुपए का आपने सामान टोटल खरीदा, तो आपने 110 रुपए उस पार्टी को पे कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये 10 रुपया कब वापस मिलेगा? जब वो व्यक्ति जिसको आपने ये 10 रुपया दिया है, ठीक है, 110 रुपए की पेमेंट की है, तो 100 रुपया उसका हुआ, 10 रुपया गवर्नमेंट का हुआ, तो कायदे से उसको ये जो 10 रुपया वो गवर्नमेंट को जमा करना होगा। अगर वो पार्टी पैसा जमा नहीं करती है तो आपको यहाँ पे उसका 10 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। राइट, और अगला पॉइंट है हैज फिल्ड जीएसटी रिटर्न। तो जो जिससे भी आपने सामान खरीदा है उसने जीएसटी का रिटर्न भी फाइल किया हो, तभी आपको ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट किसको मिलेगा, कब मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि बिल होना चाहिए आपके पास सबसे पहले तो। ठीक है, और आई थिंक आज की क्लास का टाइमिंग भी लगभग खत्म हो गया है। चलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बची हैं, छोटी नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं, सॉरी। रिटर्न और चालान के बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे रिटर्न और चालान के बारे में, क्योंकि 2 ही मिनट और रह गए हैं, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे कि जीएसटी की पेमेंट किस तरीके से होती है और रिटर्न किस तरीके से फाइल होता है। ठीक है, कब कौन सा रिटर्न का कौन सा फॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग कल समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जीएसटी के डिफरेंट टाइप के जीएसटी के रिटर्न के फॉर्म है, तो इनके बारे में हम लोग कल जानेंगे क्या है ये। ठीक है, और कब इनको जमा करना होता है। ठीक है, ओके।